तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान खुशी से लेकर गम तक का दोनों दौर तय कर चुका है। 24 घंटे पहले ये खुश था कि कम से कम कुछ नहीं तो सिल्वर मेडल तो आएगा, जो आज तक हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। कई तरह के उसमें राजनीतिक तंज भी कसे गए कि किसी के मुंह पे तमाचा है, ये तमाम चीज़ें, लेकिन पूरा देश खुश था कि हम इस पक्ष में हो या फिर उस पक्ष में हो, लेकिन एक देश की बेटी मेडल जीत के आएगी, चाहे सिल्वर, ज़्यादातर चांस थे कि गोल्ड। लेकिन रात में सब लोग इस खुशी के साथ सोते हैं। सुबह जब लगभग सो के उठते हैं, उठने के बाद थोड़ा सा काम वाम करके मोबाइल चलाते हैं, तब खबर उन्हें मिलती है कि वो खुशी फिर से अधूरी रह गई और विनेश फोगाट को क्वालिफाई नहीं किया गया, चूँकि उनका जो वज़न है 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। अब उस 100 ग्राम को मेंटेन करने के लिए विनेश फोगाट ने कई तरह की चीज़ें की। कहीं कहीं सुनने में आया कि बाल काटे, नाखून काटे, खून तक निकलवा दिया, लेकिन वो 100 ग्राम ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ कि अभी तक वो क्वालिफाई नहीं हुई है। आगे अगर कुछ हो सकता है, कुछ अपील हो सकती हो तो बात की बात है, लेकिन अभी तक की कहानी है ये। तो एक बेहद अफसोसनाक खबर। हालांकि शायद सम सर ने इस कहानी को सुनाया है तो ज़्यादातर डिटेल्स आपको वहाँ मिल गई होंगी, लेकिन मुझे लगा कि इस बारे में एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आमतौर पे अक्सर ये कहा जाता है कि अगर पुलिस वाले अपने पे आए तो बाल का खाल और उस खाल में छिपे एक बाल को निकाल लें, लेकिन ये सब तब जब पुलिस वाले करने पे आए, और ना करने पे आए तो कातिल सामने है लेकिन फिर उन्हें नहीं दिखाई देगा, और अगर करने पे आ जाएं तो कातिल सातवें पाताल में छुपा हो, फिर भी उसे खोज के निकालेंगे। तो दोनों ही सूरत हाल में इंपॉर्टेंट ये है कि कातिल को ढूंढना चाह रहे हैं या फिर देखना चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे हैं। और आज की कहानी ऐसी एक कहानी है। कहानी साल 2000 की है, और उस टाइम की सबसे अजीब बात ये थी, सबसे मुश्किल, चूँकि यहाँ पे आप पुलिस वालों की भी गलती नहीं दे सकते। आज के टाइम में अगर किसी केस को सुलझाना हो तो आज के टाइम में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल की लास्ट लोकेशन, कॉल डिटेल खंगाल लीजिए, व्हाट्सअप चैट चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम की फॉलोइंग चेक कर लीजिए। लगभग केस, कॉल डिटेल, सीसीटीवी कैमरा, और भी फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, लाइक, डिसलाइक, इन्हीं तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द सिमट के रह जाता है और अंत में इन्हीं तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द केस सुलझ जाता है। 99% केसेस में तो मोबाइल बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन आप फर्ज कीजिए कि एक ऐसा टाइम जब ना मोबाइल हो, ना आने जाने वाले को कोई देखने वाला हो, ना ही किसी ऐसी डिवाइस में आने जाने वाला कैद हो कि जा रहा है तो किसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, ना ही पुलिस के पास उतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी हो, तो फिर पुलिस वाले केस कैसे सुलझाएं। आज की कहानी ऐसी एक कहानी है। कहानी बिहार की है। बिहार में एक जगह लगती है नालंदा, और इसी नालंदा में एक गांव है देवकाली गांव। बात साल 1999 की है। साल 1999 में इसी देवकाली गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम चंदो यादव और दूसरे का नाम रामस्वरूप, और प्यार से गांव वाले इसे मोदी यादव कहते थे। चंदो यादव और मोदी यादव दोनों भाई ठीक ठाक तरीके से रहा करते हैं। अब 1999 में ना ही उतनी शिक्षा थी, ना ही उतनी सरकारी नौकरी लोगों के लिए आसान थी। सरकारी नौकरी लोगों को लगता था कि हमारे अलग ही दुनिया की चीज़ें हैं। तो ऐसे हाल में लोग यही चाहते थे कि कम से कम कहीं जुगाड़ लग जाए, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में हम चले जाएं, दो चार पैसे कमा लें। गांव में एक रुतबा रहता था कि भाई बाहर कमाते हैं। तो दोनों भाई साल 1999 में ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कमाने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि परिवार की जो हालत है वो हालत ठीक है नहीं। लिहाजा जो भाई था मोदी यादव, वो निकल जाता है दिल्ली कमाने के लिए बिहार से। दिल्ली में एक पप्पू यादव थे, जात बिरादरी ये सब सेम, जुगाड़ लग गया, नौकरी मिल गई। पप्पू यादव की बेसिकली एक पॉलीथीन की फैक्ट्री थी, पॉलीथीन बनाने का वो काम करते हैं। जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आओ कंपनी में तुमको रख लेंगे। मोदी यादव भी खुशी खुशी जाता है, वहीं पे रह के अब नौकरी करने लगा। कभी कभार फुर्सत मिलती, कभी कभार दो चार पैसे इकट्ठा करता तो पीएमटी, उस टाइम जो बीएसएनएल का चलता था, और वो जो पीला वाला डिब्बा चलता था जिसमें 1 रुपये 1 मिनट के लिए होता था, तो पीसीओ लगे होते थे, पीसीओ के भी अपने लोग चार्जेस काटते थे। तो कभी कभार हफ्ते 10 दिन में एक आध बार फ़ोन करता था, क्योंकि हर घर फ़ोन भी नहीं था। तो आदमी पहले फ़ोन करे, सामने वाला फिर जाके उस घर पे सूचना दे
इधर फ़ोन करने वाला शख्स बताए रहे कि मैं 5 बजे शाम को दोबारा फ़ोन करूँगा, तो उनको बुला के रखना। इधर जिसके घर का मामला हो वो 4:30 बजे पहुँच जाए, कि हो सकता है कि टाइम कुछ ऊँच नीच हो और फ़ोन आए मैं पहुँचा ना रहूँ, तो फ़ोन के पास बैठे रहें। जैसे ही फ़ोन आए सामने वाला फ़ोन उठाए, मिनट 2 मिनट बातचीत हो, उसी के लिए 10-15 रुपए देने पड़े। ये तमाम चीज़ें थी। और इधर जिसके घर फ़ोन रहता था उसका अलग भौकाल, उससे कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता था कि मेरे किसी अपने का फ़ोन आएगा तो पता नहीं ये बात ना करवाएं। तो उस टाइम पे मोदी यादव भी कभी कभार मौका मिलता तो फ़ोन करता। ऐसी ही ज़िंदगी चलती रही। तमाम चीज़ें, वक्त, हालात बढ़िया होते गए। देखते देखते साल 2000 आ गया। साल 2000 आया। अब एक आदमी जो बाहर कमाने जाता है, साल 6 महीने 2 साल कमाता है, उसके बाद फिर जब आसपास के तमाम लोग लौटते हैं तो वो भी लौटता है। तो कायदे से अब मोदी यादव जिसके साथ गया था, जिन लोगों के साथ, वो तमाम लोग अब फरवरी महीने में वापस आ रहे थे। घर वालों ने कहा कि तुम भी आ जाओ। मोदी यादव का प्लान बन गया। मोदी यादव भी तैयार और कहा कि ठीक है मैं आऊँगा। अब तारीख, डेट, गाड़ी नंबर सब चीज़ बता दी गई कि फला गाड़ी से आऊँगा। इधर स्टेशन पे भाई उस तारीख को लेने जाता है। गाड़ी भी आई, तमाम लोग भी उतरे, लेकिन मोदी यादव नहीं उतरा। अब मोदी यादव उतरा नहीं, इधर जो छोटा भाई था चंदो यादव बड़ा परेशान कि भैया कहाँ गए। उसने फिर फ़ोन किया, कहीं से जुगाड़ लगा के नंबर निकाला, फ़ोन किया। सामने से पप्पू यादव ने कहा कि यहाँ पे तो नहीं है, सब लोग जा चुके हैं, जितने मज़दूर हैं वो छुट्टी पे गए हैं, वो भी गया है। अब ये शब्द जब बड़ा भाई के लिए छोटा भाई सुनता है, बौखला जाता है। क्या करे? फ़ौरन अगली गाड़ी पकड़ के वो दिल्ली जाता है। दिल्ली में उस कंपनी में जाता है जहाँ काम हो रहा था। वहाँ पे जाने के बाद मटियाला इलाके में वो फैक्ट्री थी, वहाँ पे जाता है, पप्पू यादव से मिलता है, कहता है कि भैया मेरा भाई घर पहुँचा नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि यार यहाँ से तो वो जा चुका है, क्या ही किया जाए। हैरान परेशान तमाम लोग अब खोज रहे हैं उसको। समझ में आ नहीं रहा क्या करे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ज़माना तो था नहीं कि फ़ोन कर ले। ये भी नहीं पता कि दिल्ली में है या फिर कहीं और है। मन में एक डाउट ये भी आ रहा कि कहीं गलत स्टेशन पे वो ना उतर गया हो, कहीं खो ना गया हो। तमाम तरह की बातें। लगभग 3 दिनों तक लगातार जो चांदो यादव था और उधर जो पप्पू यादव था, दोनों मिल के मोदी यादव को खोजते रहे। कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई सूचना नहीं। लगभग जब 3 दिन गुजर गए तब पप्पू यादव ने कहा कि यार एक काम कर लो, पुलिस के पास चले जाओ और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा दो, चूँकि ये मामला बड़ा अजीब है कि कोई ऐसे ही गायब हो और हमारे पास उस हिसाब से सिस्टम नहीं कि हम खोज दें। तो कम से कम पुलिस अगर इसमें आएगी तो पुलिस अपने सिस्टम से खोज देगी। ये बात जब सुनता है छोटा भाई, फ़ौरन भाग के उत्तम नगर पुलिस स्टेशन जाता है और 4 फरवरी सन 2000 में अपने भाई मोदी यादव की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करता है और बताता है कि साहब मेरा जो भाई है पप्पू यादव की कंपनी में काम करता था और वहीं से वो गायब हो गया। अब पुलिस वाले जब ये कंप्लेन सुनते हैं, उन्होंने कंप्लेन लिखी और फिर ढूंढना शुरू किया। ढूंढने के लिए सबसे पहले पुलिस वाले आते हैं पप्पू यादव की फैक्ट्री में। वहाँ पे आते हैं। आने के बाद सबसे पहले पप्पू यादव से ही पूछताछ करते हैं कि भाई तुमने कब देखा, क्या देखा, किसके साथ देखा। अब तमाम तरह की पूछताछ पुलिस वाले पप्पू यादव से कर रहे हैं। साथ ही जो खोजी कुत्ते थे उनको आसपास के इलाकों में दौड़ाया, कुछ और लोकल लोगों से पूछा, चौकीदारों से पूछा। तो ये तमाम पूछताछ जब कर रहे थे, इसी दौरान जो खोजी कुत्ते हैं, पीछे जो इस कंपनी का डंपयार्ड था, यानी जहाँ पे इस कंपनी की तमाम चीज़ें फेंकी जाती थी, कूड़ा कचरा या फिर जो पॉलीथीन ठीक से नहीं बनी, फट गई, जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता था, जहाँ पे फेंका जाता था वहीं पे कुत्ते बार बार अब जा रहे हैं। पुलिस वालों ने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें लग गया कि पीछे कुछ है। कुत्ते जहाँ बार बार जा रहे थे वहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं और एक मोटी लेयर पॉलीथीन की पड़ी थी, उसको जब हटाते हैं तो नीचे एक लाश मिलती है। अब जैसे ही लाश पुलिस वालों ने देखी, फ़ौरन भाई को बुलाया, कहा कि देखो ये लाश किसकी है। भाई लाश देखता है, देखने के बाद फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि साहब मेरा भाई है। फ़ौरन पुलिस वाले बॉडी अपने कब्ज़े में लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। जब पोस्टमार्टम होता है तब पता चलता है कि पप्पू यादव के यहाँ काम करने वाले मोदी यादव को किसी ने मार दिया।
अब तक ये मामला गुमशुदगी का था। अब लाश मिली, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, तब पता चला कि किसी ने कत्ल किया। फौरन अब FIR चेंज होती है। अब तक गुमशुदगी के लिए कंप्लेन दर्ज हुई थी, अब मर्डर के लिए दर्ज हो गई। जब कंप्लेन दर्ज हुई, पुलिस वालों ने अब कंप्लेन को जब 302 के तहत लिखा, अब उसके हिसाब से जांच पड़ताल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक आदमी जिसका ना यहाँ कोई जान न पहचान, ना ही किसी से ज़्यादा मतलब, तो उसे किसने मार दिया होगा? चूँकि आदमी था बिहार के नालंदा का, दिल्ली में महज काम कर रहा था, तो यहाँ पे उसको किसने मारा होगा? अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। फिर पप्पू यादव से पूछताछ कि भाई क्या तुम कुछ जानते हो? पप्पू यादव ने साफ इनकार किया, कहा कि नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद पुलिस वालों ने आसपास के तमाम वर्करों से पूछा कि क्या तुम कुछ जानते हो? उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि नहीं साहब, कुछ नहीं। लगातार पुलिस वाले जब पूछताछ करते रहे, पड़ताल करते रहे, महीनों का वक्त लगा। इसी बीच एक वर्कर आता है और कहता है कि साहब, हम लोगों को तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, हम लोगों ने जो देखा था, और ख़ासकर मैंने जो देखा था, कि लास्ट टाइम पे जो मोदी यादव था वो अपने यहाँ के कुछ लोकल दोस्तों के साथ था। तब पुलिस वालों ने पूछा कि भाई किसके साथ? तब उन्होंने बताया कि एक तो मंटू था, दूसरा पप्पू, तीसरा विजय और चौथा सतेंद्र। ये टोटल 4 लोगों के साथ था। अब पुलिस वालों ने पूछा कि ये कहाँ के हैं? तब पप्पू यादव ने बताया कि ये भी बिहार के ही है। अब पुलिस की एक टीम बिहार आती है। आने के बाद एक एक के घर पे धावा बोलती है, दबिश डालती है। जब दबिश डालती है तब वहाँ से मंटू गिरफ्तार हुआ, पप्पू गिरफ्तार हुआ, विजय गिरफ्तार हुआ, लेकिन जो सतेंद्र था उसका कुछ पता नहीं चला। फिलहाल इन तीनों को पुलिस वाले अपने साथ लाते हैं। लाने के बाद इनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद अब जब काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी कड़ाई पुलिस वालों ने की, काफ़ी शक्ति बरती, तब इन तीनों ने कहा कि हाँ साहब, हमने ही मारा था। तब पुलिस वालों ने पूछा कि क्यों? तब पुलिस वालों को इन तीनों ने बताया कि दरअसल सतेंद्र का कुछ मैटर हो गया था। अब सतेंद्र का मैटर हो गया था, इसका मतलब सबसे बड़ा आरोपी इस पूरे हत्याकांड का सतेंद्र है। ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर डिटेल्स वो बता देगा। लिहाजा पुलिस वालों ने अब सतेंद्र की तलाश शुरू की। सबसे पहले उसके घर गए, पूछा, पता चला सतेंद्र आया ही नहीं है। उसके दोस्तों से पूछा, वहाँ भी कोई खास जानकारी नहीं। रिश्तेदारों के यहाँ दबिश डाली कि यहाँ शायद छुपा बैठा, वहाँ भी कुछ नहीं। इधर चूंकि 3 लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो फिर चार्जशीट भी बनानी थी। तो चार्जशीट बनाई, उसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने सतेंद्र को भगोड़ा घोषित कर दिया और पुलिस वालों से कहा कि इन लोगों को चाहे जैसे गिरफ्तार करो और सतेंद्र को हाजिर करो। इसी के बाद से पुलिस वाले सतेंद्र के पीछे पड़ जाते हैं। कभी अपने तरीके से घर वालों को पूछा, कभी रिश्तेदारों को टटोला, कभी दोस्तों को आजमाया, लेकिन ना ही सतेंद्र का कुछ पता चला, ना ही कहीं कोई जानकारी मिली। वक्त धीरे धीरे बीतता चला गया। 2000 से 2001 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर देखते देखते साल 2010 आ गया। और 2010 आते आते जब सतेंद्र का कुछ अता पता चला नहीं, तो पुलिस वाले भी धीरे धीरे उनका ट्रांसफ़र होता गया। कई ऐसे आईओ थे जो बदल गए, धीरे धीरे नए नए मामले हो गए। केस के जो जानकार थे वो रिटायर्ड तक हो गए, कईयों की मौत हो गई, कई इस दुनिया से सिधार गए। इधर जो चांदो यादव था, जिसके भाई की हत्या हुई थी, चूँकि धीरे धीरे केस की पैरवी करने में पैसा लगता है, वकील के पास आपको जाना, उनको पैसा देना, कोर्ट कचहरी का चक्कर, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक उसने भी पैरवी की। लेकिन जब कहीं कुछ पता चला नहीं, तो फिर उसने भी कहा कि ठीक है, 3 तो बंद ही हैं, एक को देखा जाएगा। धीरे धीरे मामला फाइलों में दब गया और साल 2010 के बाद इस मामले की सुध बुध लेने वाला कोई था नहीं। कभी कभार कोर्ट से पूछा जाता तो फिर कहा जाता कि हम खोज रहे हैं, बाकी बात आई गई हो गई, मामला रफा दफा हो गया। देखते देखते साल 2024 आ गया, यानी एक बंदा जो 2000 से गायब है, 2010 तक ठीक ठाक उसकी तलाश हुई, उसके बाद फाइल भी बंद हो गई। 2024 आ गया, यानी टोटल 24 साल बीत गए। अब इन टोटल 24 सालों में न जाने कितने पुलिस वाले बदल दिए गए, न जाने कितने लोग मर गए होंगे, न जाने कितनों का तबादला, न जाने कितनों का रिटायरमेंट, न जाने कितनों का सस्पेंशन, न जाने क्या क्या। ये भी नहीं पता कि जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो जिंदा है या मर गया, कुछ भी नहीं पता। बात बीत चुकी थी। लेकिन साल 2024 में अचानक से एक मुहिम छिड़ी और इस मुहिम में कहा गया कि उन तमाम लोगों की तलाश की जाए जो गायब है।
ऐसे मामलों को खोला जाए जिसमें जो आरोपी है वो फरार है। अब जब ये आदेश हुआ तो हर थाने से फाइल गई, तो उन्हीं में से एक फाइल इस मोदी यादव के कातिल सत्येंद्र की भी थी। अब जब ये फाइल खुली तो फिर से तलाश हुई। सबसे पहले केस के लिए एक नया आईओ बनाया गया और आईओ को कहा गया कि चाहे जिसे पकड़ के दिखाओ। तो आईओ क्या करे? तो चूंकि 2000 के बाद 2024 में 24 साल के फासले में ना केवल चीज़ें बदली बल्कि टेक्नोलॉजी भी बदली, तो आईओ ने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। सबसे पहले उसने परिवार के नंबर को सर्विलांस पे लगाया। साथ ही लोकल पुलिस से कहा कि आप थोड़ा अपने मुखबिरों को एक्टिव कीजिए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि क्या इनके रिश्तेदार या फिर किसी के यहाँ कोई ऐसा अनजान शख्स रह रहा हो जिसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी आसपास के लोगों को ना हो। अब पुलिस वालों ने अपना तमाम घोड़ा दौड़ाया, तमाम अपने धागे खोले और कहा कि अब पता करो। अब आदेश था, मुखबिर भी एक्टिव हुए, टेक्निकल टीम अब कॉल ट्रैकिंग, कॉल डिटेल खंगालना शुरू करती है, तमाम और चीज़ें करना शुरू करती है। लगभग 6 महीने लग जाते हैं। यानी शुरुआत से ये कहानी शुरू हुई थी, अगस्त का महीना आ गया तो लगभग मान के चलिए 6 महीने लग गए। 6 महीनों तक इस केस के पीछे पुलिस वाले बदस्तूर भागते रहे, लगातार पीछे पड़ते रहे, लगातार मेहनत मशक्कत करते रहे। अंत में उनके हाथ एक जैकपॉट लगा। दरअसल एक मुखबिर से पता चला कि जो सत्येंद्र है वो वापस आने वाला है। जैसे ही ये जानकारी मिली, फौरन पुलिस ने कहा कि भाई कमर कस लो, अब छोड़ना नहीं है। तमाम तलाश लेने के बाद, तमाम पता करने के बाद, चूंकि अभी ये भी नहीं पता था कि वो दिखता कैसे है, मुखबिर की ही मदद ली। अंत में अभी परसों की बात है, एक शख्स उस सत्येंद्र के गांव में आता है। पुलिस वाले घेराबंदी किए बैठे थे। जैसे ही आता है पुलिस वाले मंद ही मंद उसको चेक करते हैं कि भाई ये सत्येंद्र ही है फिर कुछ और है, कहीं हम उसको सत्येंद्र जान के पकड़े और सत्येंद्र दूसरे भेष में हो, फरार हो जाए, फिर मिले ना, तमाम दिक्कतें। तो बड़ी सावधानी से ये लोग सत्येंद्र के पास जाते हैं। कल की बात है। जाने के बाद उससे पूछते हैं कि सत्येंद्र। अब ये शब्द जब वो आदमी सुनता है, सुनने के बाद खामोश, चूंकि न जाने कितने सालों बाद उसने ये नाम सुना था और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि भाई गांव में ऐसा कौन था जो तुरंत पहचान गया और जिसे मैं नहीं जान रहा हूं। जैसे उसने इशारे में ही पूछा कि आप कौन, फौरन पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारा खेल खत्म, चलो 24 सालों तक तुमने बहुत नचाया। इसके बाद फौरन पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं। सामान वहीं धरा का धरा रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। पकड़ने के बाद उसको लेके थाने आते हैं। आने के बाद उससे पूछताछ कि भाई तूने मारा क्यों, ये बता दिया। शुरुआत में इनकार करता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि अब भांडा फूट चुका है, तब उसने अपना मुंह खोला और कहा कि हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी और चूंकि तमाम मजदूर घर जा रहे थे तो प्लान बना कि मार दो। चूंकि मार देंगे और सबको लगेगा कि रास्ते में कहीं गायब हो गया। तो सबसे पहले सत्येंद्र, पप्पू, मंटू और विजय, ये चारों लोग मिलकर उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद लाश को पॉलीथीन के नीचे दबा देते हैं। चूँकि फैक्ट्री कुछ दिन के लिए बंद होने वाली थी तो इन्हें लगा कि उसी सड़न में, उसी बदबू में ये बदबू घुल जाएगी और फिर किसी को कानो कान भनक नहीं लगेगी। लेकिन जब मंटू और इन लोगों ने देखा कि FIR हुई है, तब सत्येंद्र को लगा कि अब फंस जाएंगे। तो ये लोग तो अपने गांव गए, लेकिन जो सत्येंद्र था वहाँ से निकल जाता है सूरत और वहाँ पे नौकरी करने लगा। उसके बाद सूरत से चला गया पटना और वहीं पे एक ग्रोसरी की शॉप में ग्रोसरी होम डिलीवरी के तौर पे काम करने लगा। और लगभग 24 सालों तक, पहले 3 साल वहाँ और 24 सालों तक, यानी 21 ये और 3 वो, 24 सालों तक इधर उधर फरार रहा और उसी फरारी की ज़िंदगी में बूढ़ा तक हो गया। लेकिन सच कहते हैं कि अगर पुलिस वाले अपने पे आए तो कोई भी केस सुलझा सकते हैं। तो फिर से फाइल खुली है, फिर से चार्जशीट अब बनेगी, देखते हैं सज़ा कब होती है। लेकिन 24 साल गिरफ्तारी में लग गए। खैर, तो ऐसी कहानियाँ और ऐसी चीज़ें जब सुनने को मिलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, पुलिस वाले ऐसे ऐसे मुजरिमों को पकड़ रहे हैं जिन्हें शायद यकीन था कि वो काल के गाल में जाने से पहले अब कहीं पुलिस के हाथ में नहीं आएंगे। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।